नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों अपराध की गिरफ्त में है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब दिल्ली में अपराध की कोई बड़ी घटना ना होती हो। गैंगवार, वसूली, एनकाउंटर, हत्या का सिलसिला लगातार जारी है और अब ड्रग्स की एक बहुत बड़ी खेप भी पकड़ी गई है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिनके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। डॉक्टर की हत्या हुई, ड्रग्स की वसूली और एनकाउंटर, ये 3 अलग अलग बड़ी घटनाएं पिछले 24 घंटों में दिल्ली में हुई हैं। लेकिन सिलसिला यही नहीं रुकता है। एक नज़र दिल्ली के लगातार बढ़ रहे क्राइम के ताज़ा मामलों पर भी डाल देते हैं। 27 सितंबर को नारायणा में कार शोरूम पर फायरिंग हुई। 27 सितंबर को ही महिपालपुर के एक होटल पर गोलियां चलाई गईं। 28 सितंबर को सुल्तानपुर मोड़ पर हलवाई की दुकान पर फायरिंग हुई। उसके अगले दिन यानी 29 सितंबर को नांगलोई में कांस्टेबल की हत्या कर दी गई। तो एक के बाद एक लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं और बुधवार की रात तकरीबन 1 बजे जब लोग अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी दिल्ली के एक अस्पताल में एक डॉक्टर को नज़दीक से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना के बाद एक बार फिर दिल्ली में लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली में अपराधी किस तरह से बेलगाम हो गए हैं, इसकी एक और बानगी बीती रात देखने को मिली। हम इस वक्त कालिंदी कुंज के जैतपुर के एक नीमा अस्पताल में हैं। ये एक 3 बेड का एक नर्सिंग होम है जहां बीती रात तकरीबन जो है दो युवक जो है वो 16-17 साल के युवक जो हैं वो आते हैं और डॉक्टर को गोली मार जाते हैं। बताया जा रहा है कि दो लड़कों में से एक लड़का जो है जिसके पैर के अंगूठे में चोट थी और वो जो उसका ड्रेसिंग था उसे चेंज कराने के बहाने से आया था और उसके बाद ड्रेसिंग चेंज कराने के बाद वो जो डॉक्टर हैं जावेद अख्तर जिनका नाम बताया जा रहा है उनके कैबिन में जाता है और उसके बाद जो है उनसे मिलता है और उसके तुरंत बाद जो है उन्हें गोली मार दी जाती है। दोनों लड़कों ने जब पट्टी बदलवाने के कुछ देर बाद डॉक्टर जावेद अख्तर से मिलने की मंशा जाहिर की तो किसी को भी उन पर शक नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर के केबिन में पहुंचते ही उन्होंने उनकी कनपट्टी पर गोली मार दी। हमें रात तकरीबन 1:15 बजे मालूम हुआ है। जो नर्स थी वो चिल्ला रही थी कि बचा लो, तो हम अपने घर से आवाज़ सुनी। उनके सुनने के बाद हम नीचे आए तो 2-4 लोग और थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ मर्डर हो चुका, डॉक्टर साहब के गोली मार दी। उसके बाद फिर आवाम इकट्ठी हो गई यहाँ। फिर उसके बाद पुलिस विभाग आया तो सारी छानबीन करी, फुटेज ली इसकी सब। जब आप यहाँ अंदर आए, अस्पताल के अंदर आए, तो डॉक्टर किस हालत में थे ये बताएं ज़रा। डॉक्टर तो अपनी सिर मेज़ पर टिकाए हुए थे बिल्कुल, जो उनके अंदर जान नहीं थी उस वक्त, जो हमने अपनी आंखों से देखा है। उसके बाद और क्या खून निकल रहा था उनके? जी हाँ, वो बिल्कुल भेजा बाहर था बिल्कुल उनका। अच्छा। हाँ, कान के ऊपर जो गोली लगी है उनकी। दिल्ली में क्राइम का ग्राफ किस तरह बढ़ता जा रहा है उसे हाल की कुछ घटनाओं से समझा जा सकता है। 27 सितंबर को रंगदारी के लिए नारायणा में लग्जरी कार शोरूम पर ताबड़तोड़ फायरिंग। 27 सितंबर को ही कुछ लोगों ने महिपालपुर के एक होटल पर गोलियां बरसाई। 28 सितंबर की सुबह सुल्तानपुर मोड़ पर एक हलवाई की दुकान पर फायरिंग की गई। 29 सितंबर को नांगलोई में पुलिस कांस्टेबल की गाड़ी से घसीटकर हत्या कर दी गई। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद दिख रहे हैं कि आजकल वो फायरिंग के बाद लोगों को डराने के लिए मौके पर चिट्ठी तक छोड़ जाते हैं, जिसमें घटना के मास्टरमाइंड का नाम और उसका संदेश भी लिखा होता है। ऐसे हालात में जैतपुर की घटना ने एक बार फिर डॉक्टरों की भी सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद दिल्ली के डॉक्टरों ने भी प्रदर्शन किए, हड़ताल की, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टरों के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ अतुल रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो जो पहली तस्वीर थी मर्डर की, उसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। दूसरी तस्वीर थी ड्रग्स की। दिल्ली पुलिस ने 5,000 करोड़ से ज़्यादा कीमत की ड्रग्स पकड़ी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसकी ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। ड्रग्स के इस इंटरनेशनल सिंडिकेट से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। करीब 5,000 करोड़ से ज्यादा कीमत की 562 किलो ये कोकीन दक्षिणी दिल्ली के महिपालपुर के एक गोदाम में छिपा कर रखी गई थी। लेकिन इससे पहले कि ये ग्राहकों तक पहुंचती, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने छापा मारकर इसे बरामद कर लिया।
इसके साथ ही 40 किलो थाईलैंड की मेरवाना ड्रग्स भी बरामद हुई है। तुषार गोयल, हिमांशु और औरंगजेब, इनके पर्सनल पोजीशन से करीब 15 केजीज के करीब कोकीन बरामद हुई। ये रिसीवर पकड़ा गया। ये गोडाउन से बाहर निकल के आ रहे थे रिसीवर को देने के लिए, जो भरत जैन को देने के लिए, और जब ये देने आ रहे थे उसी टाइम पर इनको अप्रहेंड किया गया। फिर बाद में उस गोडाउन में, जो कि महिपालपुर एक्सटेंशन में है, उस गोडाउन में सर्च ली गई उसके 3rd फ्लोर पे, तो वहाँ रिमेनिंग जो कोकीन और मैरिजुआना है वो मिली। करीब 22 कार्टून्स, 23 कार्टून्स मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने सेंट्रल एजेंसीज से मिली जानकारी के आधार पर ये कार्रवाई की। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में किंगपिन, मुख्य रिसीवर और डिस्ट्रीब्यूटर तुषार गोयल हैं, जो कि दिल्ली के वसंत विहार का रहने वाला है। उसके दिल्ली में तुषार पब्लिकेशन और ट्यूलिप पब्लिकेशन नाम से 2 पब्लिकेशन हाउस हैं। 2003 में उसने आईपी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। 2008 में शादी के बाद वो दुबई में एक ड्रग सिंडिकेट के संपर्क में आ गया। पुलिस ने उसके साथियों औरंगजेब और हिमांशु को भी पकड़ा है। हिमांशु पहले बाउंसर था, जबकि औरंगजेब सिद्दीकी यूपी के देवरिया का है और तुषार का ड्राइवर है। चौथे आरोपी का नाम भरत जैन है, जो मुंबई से दिल्ली 15 किलो कोकीन लाया था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से पहले 15 किलो कोकीन बरामद की और बाद में इनकी निशानदेही पर महिपालपुर के गोदाम में छापा मारकर बाकी की ड्रग्स पकड़ी। ये ड्रग्स 23 कार्टन और 8 यूएस पोलो शर्ट के कवर के अंदर छिपा कर रखी गई थी। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं। ये मिडिल ईस्ट से कंट्रोल किया जा रहा था इसको, मिडिल ईस्ट के कंट्री से, जहाँ पर अभी तक सपोजिटली जो एक बड़ा हैंडलर है वो दिखाई दे रहा है। वो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और ये दिल्ली में भी इंडिया की अलग अलग स्टेट से, यूपी से और कहीं और से आई हुई है। तो इसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं। रीसेंट टाइम्स में ये सबसे बड़ा कोकीन का हॉल है जो पकड़ा गया है। इस रैकेट को मिडिल ईस्ट का हैंडलर ऑपरेट कर रहा था। दिल्ली में ये ड्रग्स अलग अलग शहरों में पहुंचनी थी। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स की ये सबसे बड़ी बरामदगी की है। आखिर इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स किसने और क्यों मंगाई थी, इसको लेकर जांच चल रही है। क्या इसका इस्तेमाल किसी बड़ी पार्टी में होना था या फिर किसी कंसर्ट में होना था, इसको लेकर भी जांच हो रही है। दिल्ली पुलिस हालांकि ये कह रही है कि इसके पीछे अब तक की जांच के हिसाब से कोई नार्को टेरर एंगल नहीं है, लेकिन इसे लेकर भी जांच अभी जारी है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच मास्टरमाइंड का राजनीतिक कनेक्शन भी सामने आया है। आरोपी तुषार गोयल 2022 तक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का आरटीआई सेल का चेयरमैन रहा। उसके कई कांग्रेस नेताओं के साथ तस्वीरें भी सामने आई हैं। उसने सोशल मीडिया पर डिग्गी गोयल के नाम से प्रोफाइल बनाई थी और खुद को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के आरटीआई सेल का चेयरमैन लिखा है। खुद तुषार गोयल ने पूछताछ में इसका खुलासा किया कि वो कांग्रेस की दिल्ली का आरटीआई सेल का प्रमुख रहा है। और शुरुआत में हमने आपको तीसरी तस्वीर दिखाई थी एनकाउंटर की। तो दिल्ली के कंझावाला इलाके में गैंगस्टर अरमान की दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम से मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी अरमान घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अरमान का नाम नारायणा कार शोरूम में फायरिंग में मास्टरमाइंड के रूप में सामने आया था। पुलिस को उसके 2 और साथियों की भी तलाश है। मुठभेड़ के दौरान अरमान को गोली लगने के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें 27 सितंबर की हैं। जगह है दिल्ली में नारायणा का एक कार शोरूम। जो लोग दिख रहे हैं वो रंगदारी मांगने के लिए आए थे। इनमें जो पीली टी शर्ट पहने नजर आ रहा है वो इस वक्त अस्पताल में है। नाम है अरमान। इसके पैर में गोली लगी है। गुरुवार सुबह कंजावला इलाके में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के साथ मुठभेड़ में वो जख्मी हो गया। दोनों ओर से 6 गोलियां चली। कुछ हथियार और कारतूस भी इसके कब्जे से बरामद हुए हैं। बताया गया है कि फायरिंग से पहले वो लगातार सिग्नल ऐप के जरिए यूएसए में मौजूद गैंगस्टर हिमांशु भाऊ से बात कर रहा था।
बाद में सीसीटीवी फुटेज में वो खाली कारतूस जमा करता दिखा। अरमान हरियाणा के चरखी दादरी का रहने वाला है। ये दीपक है जिसे क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है। शोरूम में अंदर फायरिंग के वक्त वो बाहर खड़ा था। दीपक रोहतक का रहने वाला है और जूनियर लेवल पर किक बॉक्सिंग का प्लेयर रहा है। उसने लगातार 3 साल तक गोल्ड मेडल भी जीता। इसके बाद उसे स्पोर्ट्स कोटा से सेना में नौकरी मिल गई, लेकिन बाद में उसने नौकरी छोड़ दी। फिलहाल वो रोहतक में किक बॉक्सिंग का कोचिंग सेंटर चला रहा था। पैसों के लिए वो इस वारदात में शामिल हुआ। इस समय जो सबसे बड़ा नाम दिल्ली में चल रहा है वो है हिमांशु भाऊ का, और अपराध की दुनिया में उसको दिल्ली का छोटा डॉन भी कहने लगे हैं, क्योंकि लॉरेंस के बाद सबसे ज्यादा जो एक्सटॉर्शन मनी मांगने के जो मामले हैं वो उसी के सामने आ रहे हैं। इसके पहले भी हिमांशु भाऊ ने पश्चिमी दिल्ली में जो एक कार का शोरूम है फ्यूजन करके वहां पर भी फायरिंग करवाई थी। वहां पर भी जो कार शोरूम के मालिक हैं उनसे 5 करोड़ रुपए मांगे थे। तो लगातार जो उसका टेरर है वो दिल्ली और एनसीआर में बना हुआ है। कारोबारियों में उसके नाम से दहशत है और लगातार उसके जो शूटर हैं वो पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन लगातार जो एक्सटॉर्शन मनी मांगने का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। अरमान हो या दीपक, दोनों की उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन पैसे और रुतबे की चाहत ऐसे लोगों को अपराध की दुनिया में ले आती है। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो एक के बाद एक लगातार अपराध गतिविधियां लगातार दिल्ली में बढ़ रही हैं। क्या कारण है समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, जो हमने 3 अलग अलग खबरें दिखाई है, तीनों में एक चीज़ कॉमन ये है कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर जो है उस पर बड़ा सवाल उठ रहा है। हालांकि तीनों घटनाएं अलग अलग हैं, इनमें आपस में कोई तार मिला हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस आपको क्या कह रही है, क्या कारण है जिसके चलते एकदम से तेज़ी आई है दिल्ली में अपराधों की? देखिए, पुलिस तो ये दावा करती है कि उसकी पुलिसिंग बहुत अच्छी है और जो मामले हैं वो आइसोलेटेड हैं। लगातार जो बदमाश हैं वो पकड़े जा रहे हैं, उनके एनकाउंटर हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है इसमें देखने वाली बात यह है कि इन तमाम कोशिशों के बाद भी जो गैंगस्टर्स हैं या जो छोटे अपराधी हैं वो लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। यानी कि यहाँ तक ये हाल है कि कुछ जो छोटे छोटे क्रिमिनल्स हैं, छोटे छोटे अपराधी हैं, वो भी सरेआम सड़कों पर फायरिंग कर रहे हैं। कल हमने दिखाया था कि किस तरह से बाहरी दिल्ली में एक अपराधी जो है वो सरेआम फायरिंग कर रहा है। तो इसके जो मुख्य कारण हैं वो जो अब तक जो तमाम जानकार हैं, जो दिल्ली पुलिस के पूर्व अफसर हैं, उनसे जब हमने बात की तो उनके जो मुख्य कारण है वो ये हैं। पहला कारण तो ये है कि जेलों के अंदर जो बड़े गैंगस्टर्स हैं या छोटे अपराधी हैं वो मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके इस कदम पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। और लगातार जो बड़े बड़े अपराधी हैं या छोटे क्रिमिनल्स हैं वो जेल में बैठकर मोबाइल से बात करते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया ऐप से बात करते हैं और जेल में ही बैठकर पूरा सिंडिकेट चला रहे हैं। दूसरा, जो इनके लिए जो गुर्गे काम करते हैं, जो बाहर लड़के काम करते हैं, वो उनके एक इशारे पर कुछ पैसे के लिए ये काम करते हैं। कई लड़के पकड़े भी गए हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो यूथ है, खास तौर से जो नाबालिग लड़के हैं जिनकी उम्र 17 साल से कम है या 18 साल से कम है, वो बढ़ चढ़कर ऐसे अपराधों में हिस्सा ले रहे हैं। और जिस तरह से ये शूटर पकड़े गए हैं, इसमें जो दीपक है उसका पहले कोई अपराध का मामला नहीं है। उसने 3 बार गोल्ड मेडल जीता है किक बॉक्सिंग में, इंटरनेशनल प्लेयर है, लेकिन महज कुछ पैसों के लिए वो हिमांशु भाऊ के गैंग में शामिल हो गया और उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। दूसरी जो वहम बात है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो पुलिसिंग है, जो पेट्रोलिंग है, जो आम पुलिसिंग होती है, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है। और यही वजह है कि दिल्ली में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, फायरिंग हो रही है, एक्सटॉर्शन मनी मांगी जा रही है, हत्याएं हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है और यही वजह है कि इसका फायदा जो अपराधी हैं वो उठा रहे हैं और लगातार बेखौफ होकर सरेआम फायरिंग करते हैं, चाहे वो दिन का समय हो, रात का समय हो। सरेआम व्यस्त रोड पर खड़े होकर फायरिंग करते हैं या फिर चाकुओं से हमला करते हैं, गोलियां चला रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस ऑर्गेनाइज सिंडिकेट को दिल्ली पुलिस को खत्म करना होगा, क्योंकि दिल्ली में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुंबई की तरह यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइज सिंडिकेट या कोई ऑर्गेनाइज गैंग चला हो
जब भी ऐसा किसी गैंग ने अपना सर उठाया, दिल्ली पुलिस ने तुरंत उसको खत्म किया। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रहा है कि ऑर्गेनाइज जो क्राइम है, ऑर्गेनाइज जो सिंडिकेट हैं, ऑर्गेनाइज जो गैंग हैं, वो लगातार दिल्ली के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं और बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें गैंगवॉर से लेकर चाहे हत्याएं हो, चाहे फिर फिरौती के मामले हों, चाहे एक्सटॉर्शन मनी हो या दूसरे तरह के अपराध हों, वो लगातार दिल्ली के अंदर हो रही है। देखना होगा कि दिल्ली पुलिस ये जो नई घटनाएं लगातार हो रही हैं इस पर किस तरह से लगाम कसती है। शुक्रिया आपका मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। पश्चिम एशिया की आग लगातार फैलती जा रही है। इजरायल ने 7 मोर्चे खोल दिए हैं जहां उसकी कार्रवाई लगातार चल रही है, तो दूसरी ओर इजरायल को कड़ा जवाब भी दिया जा रहा है। आपको एक एक करके 3 तस्वीरें दिखाते हैं जो पश्चिम एशिया में भड़की आग को दिखाती है। सबसे पहली तस्वीर है सेंट्रल बेरूत की, जहां पर हमला किया है इजरायल की ओर से, और इस हमले में आप देख सकते हैं कि कितनी भीषण ये तस्वीर है, जहां पर कि ये सिटी सेंटर के पास हमला हुआ था और इसमें यह कहा गया कि फास्फोरस बम की भी गंध आई है और फास्फोरस की गंध को लेकर के आरोप लगाया जा रहा है कि क्या फास्फोरस बम का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। दूसरी तस्वीर है ईरान के मिसाइल हमले की। ये नई तस्वीर आई है, जो परसों हुआ था हमला, इसकी आप ये नई तस्वीर देख सकते हैं, जिसमें ये फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कितना भयावह हमला ईरान ने इजरायल के ऊपर किया था अपनी मिसाइलों के जरिए, और ये मिसाइलें कितनी करीब सरफेस के पास आ चुकी थी। और तीसरी तस्वीर भी देख लेते हैं, यह है गजा में जो इजरायली हमला हुआ है उसकी तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो इमारत थी उसे ध्वस्त कर दिया गया है इस हमले के जरिए। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस तरह से पूरे पश्चिम एशिया में इस समय ज़बरदस्त आग लगी हुई है, एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं। तो पहली तस्वीर की बात कर लेते हैं। बुधवार देर रात को यह हवाई हमला हुआ था, जो कि इजरायल का हवाई हमला था। इसने लेबनान की राजधानी बेरूत के सिटी सेंटर के पास एक इमारत पर यह हमला किया गया था। ये दूसरी बार है जब इजरायल ने इसी सप्ताह मध्य बेरूत पर हमला किया है। आवासी बशोरा जिले में कम से कम 6 लोग मारे गए और 7 लोग घायल हो गए। निवासियों ने हमले के बाद सल्फर जैसी गंध आने की सूचना दी और लेबनान की राज्य संचालित राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने इजरायल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित फास्फोरस बम का उपयोग करने का आरोप भी लगाया है। और बुधवार की देर रात एक इजरायली हवाई हमले ने लेबनान की राजधानी बेरूत के सिटी सेंटर के पास एक इमारत पर हमला किया। ये दूसरी बार है जब इजरायल ने इस सप्ताह मध्य बेरूत पर हमला किया है। आवासी बशोरा जिले के कम से कम 6 लोग मारे गए हैं और 7 लोग इसमें घायल हो गए। निवासियों ने हमले के बाद सल्फर जैसी गंध की सूचना दी थी। और महत्वपूर्ण बात यह कि जो ईरान ने इजरायल पर मिसाइलों से हमले किए, उनकी लोकेशन को बहुत सोच समझ करके चुना गया था। हर निशाने के पीछे ईरान की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट थी और यही समझने के लिए हम चल सकते हैं अपने वॉर मॉनिटर रूम में, जहां हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। उमा शंकर, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या रणनीति रही है, क्या चुनकर के निशाने लगाए हैं ईरान ने और किस तरह से इन निशानों का चयन किया गया और कितने सटीक ये निशाने बैठे हैं। शुक्रिया अखिलेश। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों से जो हमला किया उसमें उसने दावा किया कि जो हमले हैं वो इजराइल के सैन्य और खुफिया ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए और जो ठिकानों को जो निशाना बनाया गया उसके लिए ईरान की तरफ से 400 मिसाइलें दागने का जो दावा है वो किया गया। हालांकि इजराइल ने 200 मिसाइल आने की बात कही और इनमें से भी 180 मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने का दावा जो है वो इजराइल की तरफ से किया गया। आखिर ईरान ने इजराइल के किन जगहों को निशाना बनाया, ये जानने के लिए हमने इस वर्चुअल ग्राफिक का सहारा लिया है, जिसमें हम एक एक करके बताएंगे कि किस तरीके से ईरान ने किन इलाकों को निशाना बनाया। तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि मंगलवार को ईरान ने इजराइल को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ तरीके से जो मिसाइलें दागी वो उसके निशाने पर पूरा इजराइल था और ख़ास तौर पे जो मध्य इजराइल है उसकी तरफ जो है निशाना करके बड़ी तादाद में जो मिसाइलें हैं वो दागी गई। मध्य इजराइल इस लिहाज से काफ़ी अहम है क्योंकि यहाँ इजराइल के बहुत सारे अहम इंस्टॉलेशंस हैं और जो तेल अवीव भी जो है वो मध्य इजराइल में है और यहाँ बहुत सारी जो मिसाइलें हैं पहुँची। मिसाइल यहाँ गिरी भी जिससे स्कूल, रेस्टोरेंट आदि को नुकसान पहुँचा
और निशाने पर बेशक ईरान ये कह रहा हो कि इजराइल के सैन्य ठिकाने थे, लेकिन कुछ रिहायशी इलाकों में भी जो बम हैं, जो मिसाइल हैं वो गिरे। और दूसरा जो निशाना है वो जेरूसलम का इलाका रहा और ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइलों की जो बड़ी तादाद है जो ईरान से चली वो इजराइल के जेरूसलम इलाके के आसमान पर देखी गई। और यहाँ भी जो है यहाँ, क्योंकि यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों का बहुत ही पवित्र स्थल है, इसे निशाना कर दागे गए मिसाइलों में एक आध मिसाइल जो ही ज़मीन पर गिरी और बाकी को हवा में नष्ट कर दिया गया। तो ये जो इलाका है एक और ख़ास निशाने पर रहा। हाइफा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी है इजराइल का, और ईरान की तरफ से इस जगह को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। एक आर्थिक ठिकाना है, आर्थिक शहर है, यहाँ पे बंदरगाह है, और इसको निशाना बनाने के ज़रिए ईरान ने ये कोशिश की कि किसी तरह से आर्थिक नुकसान जो है वो जो पहुँचाया जाए इजराइल को। लेकिन इजराइल के मुताबिक यहाँ जो भी हाइफा में जितने भी मिसाइलें ज़मीन पे गिर पाईं, उससे भी इजराइल को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और कोई अहम ठिकाने को निशाना बनाने में ईरान जो है नाकाम रहा। एक और ठिकाना गैलीली का है, जहां ईरान की तरफ से जो दागा गया मिसाइल है वो गैलीली के इलाके में गिरा। ये उत्तर इजराइल का इलाका है और इस इलाके में नॉर्दर्न कमांड का जो सैन्य मुख्यालय है वो भी है, और बहुत अधिक सैनिकों का जमावड़ा भी जो है इजराइल का वो यहाँ पर है, क्योंकि लेबनान के साथ जो दक्षिणी सीमा है वो इस इलाके से लगती है, गैलीली का इलाके से। और इधर भी ईरान ने निशाना बनाया, लेकिन यहाँ पर भी जो नुकसान पहुँचाने में ईरान जो है वो नाकामयाब रहा। और उत्तर का जो इलाका है जिसको ईरान ने निशाना बनाने की कोशिश की, अगेन ये लेबनान से लगा हुआ इलाका है, और ईरान की कोशिश ये रही कि इस इलाके में जो सैन्य जमावड़ा है उसको किसी तरह उसको नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन इस मकसद में भी वो कामयाब नहीं हुआ। और इन सब के अलावा एक और इलाका है जो कि दक्षिण इजराइल का इलाका है, जहां पर नेवेम में न्यूक्लियर साइट है, यहाँ भी एक मिसाइल गिरा जो कि रेगिस्तान इलाके में जाकर गिरा, और उस निशाने में भी इजराइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो इस तरह से 6 ठिकाने जो हैं जिसमें ईरान की तरफ से इजराइल पर लगातार जो है वो मिसाइल दागी गई, लेकिन जो इच्छित कामयाबी थी वो ईरान को नहीं मिली। हालांकि उसकी तरफ से दावा किया गया कि उसने एक कामयाब हमला जो है वो इजराइल पर किया है। शुक्रिया आपका उमर शंकर। लेकिन आपसे ये भी समझना चाहेंगे संक्षेप में कि ये जो निशाने चुने गए थे, इसमें दावा तो ईरान ये कर रहा है कि उसने जो मिलिट्री के ठिकाने थे या जो मोसाद का हेडक्वार्टर है उसको निशाना बनाया, लेकिन जैसा आप भी बता रहे थे कि कुछ जगह पर सिविलियंस निशाने भी जद में आए हैं। क्या नुकसान हुआ है, इसके बारे में कुछ आकलन मिला है? जी देखिए, सिर्फ 2 जो लोग हैं वो मामूली तौर पर घायल हुए, इजराइल की तरफ से कहा गया, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो बिल्डिंग को जो नुकसान पहुंचा या हाईवे को भी नुकसान जो पहुंचा वो मामूली तरीके का था। एक दावा ईरान की तरफ से ये भी किया गया कि मोसाद के मुख्यालय के पास भी जो है हमला वो किया गया, हालांकि वहाँ पे ज़्यादा नुकसान नज़र नहीं आया, कुछ गाड़ियों को नुकसान हुआ। तो कुल मिलाकर जो आयरन डोम सिस्टम है इजराइल का, और उसके अलावा जो डेविड स्लिंग है या फिर जो एरो 2 और 3 जो सिस्टम है, जो 3 तरफा सिस्टम है, 3 स्तरीय जो सिस्टम है, उसने इजराइल का काफ़ी बचाव किया। और क्योंकि ईरान से जो मिसाइलें चली थी उसको पहुंचने में इजराइल जो है वो 10 मिनट से ज़्यादा का वक्त लगा, तो काफ़ी रिएक्शन टाइम था इजराइल को अपने लोगों को सचेत करने को, बंकरों में जाने कहने को, सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहने को। तो इस वजह से जो जान माल का नुकसान है वो अधिक नहीं हो पाया, लेकिन ईरान की ज़रूर ये कोशिश रही, और इसलिए उसने ऐसे ठिकाने चुने जो सैन्य ठिकाने वो बता रहा है। लेकिन क्योंकि हवा में भी बहुत सारे मिसाइलों को नष्ट किया गया, तो उसके स्प्लिंटर्स जो हैं जगह जगह गिरे और उससे कुछ नुकसान हुआ इजराइल को। शुक्रिया उमर शंकर, इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत अच्छे से आपने समझाया कि क्या सोच करके ईरान ने अपने निशाने चुने थे इजराइल के भीतर। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये तो निशाने वो थे जो कि जिन्हें मिलिट्री निशाने बताया जा रहा है या फिर मोसाद के हेडक्वार्टर को बताया जा रहा है, लेकिन ईरान की जो हिट लिस्ट है, ईरान आखिर इजराइल में किस बड़े नेता को निशाना बनाना चाहता है, किस बड़े सैनिक अफसर को निशाना बनाना चाहता है, इसी के बारे में बताने के लिए कादम्बनी शर्मा भी स्टूडियो में आ गई हैं। कादम्बनी, आपसे ये समझना चाहेंगे किस तरह से ईरान ने अपनी ये हिट लिस्ट बनाई है और किस तरह से ईरान इसको अपनी हिट लिस्ट को पूरा करने के लिए काम कर रहा है? और आपको बताऊं अखिलेश की ये एक हिट लिस्ट है। आमतौर पर हिट लिस्ट किन की होती है? हिट लिस्ट होती है क्रिमिनल्स की, लेकिन ईरान ने एक हिट लिस्ट जारी की है जो कि अधिकतर सैन्य अधिकारियों की है या फिर पॉलिटिशियंस की है, और ये बहुत चौंकाने वाली बात है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड अगर हम कहें तो वो बिल्कुल नहीं है। इस हिट लिस्ट में पहला नाम है बेंजामिन नेतन्याहू का।
इनका नाम क्यों है? एक, क्योंकि ये नंबर 1 हैं, वहाँ पर सरकार में प्राइम मिनिस्टर हैं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैन माने जाते हैं और इन्होंने कसम खाई है कि हमास के खात्मे तक युद्ध को वो ख़त्म नहीं करेंगे। चुन चुन कर हमास के टॉप जो लीडर हैं, जो हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर हैं, यहाँ तक कि जो ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कई वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको उनके खात्मे का आदेश इनके थ्रू आया है। हालांकि बहुत सारी चीज़ों को इजराइल जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, मानता नहीं है और तो और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद ये झुकने को तैयार नहीं है और ये युद्ध जो है वो 7 फ्रंट पर लगातार जारी है। अगला नाम देखिए किनका है। योव गैलेंट हैं, रक्षा मंत्री हैं। 1 साल से चल रहे युद्ध की योजना से लेकर रणनीति तक हैंड्स ऑन रक्षा मंत्री ये बिल्कुल हैं और हर चीज़ पर नज़र रखते हैं। नेतन्याहू से मतभेद हैं लेकिन तो भी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। कमान उन्होंने युद्ध की संभाल रखी है। गैलेंट ने ये कहा कि हम इस युद्ध में एक नए युग की शुरुआत में हैं और इसके अनुकूल हमें बनना पड़ेगा। लेकिन टाइमिंग इसका ये था कि उसी वक्त लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी धमाके हुए थे। और अगला नाम देखिए, हर्जी हालेवी हैं, सैन्य प्रमुख हैं ये। इन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये इन्होंने साफ साफ कहा और ये भी कहा कि हम अभी ऐसी कई क्षमताओं से लैस हैं जिसको अभी तक हमने एक्टिव नहीं किया है, खोला नहीं है। ये भी कब आया बयान? ये भी आया पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट जो हुए थे लेबनान में, उसके बाद। आप सोचें कि ये निशाने पर क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये ज़रूर होंगे। इस तरह की बात ये कह रहे हैं और ये लगातार हर चीज़ डायरेक्ट कर रहे हैं। अगले जो हैं वो हैं तोमर बार, वायुसेना कमांडर हैं ये और हमें पता है कि इजराइल की वायुसेना किस तरह से ज़बरदस्त वार कर रही है हर जगह पर, चाहे वो गाज़ा में हो, लेबनान में हो, सीरिया में हो, यमन में हो, हर जगह वो वार कर रही है और प्रिसिशन स्ट्राइक जो है उसके ज़रिए कई उसने कमांडर्स को, चाहे हमास हो चाहे हिजबुल्लाह हो, इनको मार गिराया है। और ये जो हैं 6 सितंबर 2007 को सीरियाई परमाणु स्थल के विनाश के लिए इन्होंने ऑपरेशन ऑर्चर्ड को अंजाम दिया था। यानी ये जितने अधिकारी हैं सबके पिछले जो है काफ़ी ज़बरदस्त सैन्य रिकॉर्ड्स हैं और कई इनको अवार्ड्स मिले हुए हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हुए हैं। अगले जो हैं वो हैं सार सलामा, नौसेना कमांडर हैं। हमास के गोताखोरों को रोकने में इनकी अहम भूमिका रही है। नेवी के पास वहाँ पर पनडुब्बी भी है, युद्धपोत भी हैं, बोट्स भी हैं, लेकिन इनकी जो स्क्वाड्रन 916 थी वो 7 अक्टूबर को ज़बरदस्त लड़ाई उसने की थी जिकिम बीच के पास, जहाँ पर हमास के गोताखोर पहुँचे थे लोगों को मारने के लिए और इनके जो लोग थे, इनके जो कमांडो थे नेवी के, वो रबर बोट से वहाँ पर पहुँचे और कई दिन तक ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी। और जो समुद्र का पूरा इलाका है इजराइल का, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी है। तो ये भी ईरान की हिट लिस्ट पर है। अगले जो हैं आमिर बाराम, डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं ये और दक्षिण लेबनान में इनकी भी जो सारी जो पुरानी रिकॉर्ड्स है बहुत ज़बरदस्त हैं। दक्षिण लेबनान में जो गुरिल्ला अभियान में ब्रिगेड की जो टोही टीम होती है जो पहले जाती है पता लगाने के लिए, उसका इन्होंने नेतृत्व किया हुआ है। ऑपरेशन डिफेंसिव शील्ड के दौरान ये एक पैराट्रूप बटालियन की कमान संभालते थे। बाद में इंतिफादा जो हुआ था उसमें विरोधी अभियान में मौजूद थे। तो ये दक्षिण लेबनान में इनका काफ़ी कुछ बहुत ज़बरदस्त इनका ऑपरेशन सारा कुछ रहा है और इसलिए ये भी काफ़ी निशाने पर है। नेतन्याहू के बारे में हम आपको बता चुके हैं, प्रधानमंत्री हैं तो वो लगातार निशाने पर हैं और भी इसमें 3 लोग निशाने पर हैं, जैसे आहरोन हालिवा हैं और ओरी गॉर्डन हैं और एलाइजर तोल्देनो हैं। ये सभी सेना के लोग हैं और इसके कारण ये जो है ये 10 लोग ईरान की हिट लिस्ट में हैं। शुक्रिया आपका कादमनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये वो लोग हैं जिनके ऊपर ईरान की नज़रें लगातार बनी रहेंगी। तो हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अशोक सज्जनहार जी और साथ ही JK त्रिपाठी जी। अशोक जी, आपसे शुरुआत करूंगा। अमेरिका की अगर बात करें तो कल राष्ट्रपति बाइडेन की ओर से स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला करता है तो वो साथ नहीं देंगे। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या सीधे तौर पर अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता है और अगर नहीं होता है तो इससे इजराइल के सामने क्या दिक्कतें आ सकती हैं?
नहीं, एक तो बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ जो अमेरिका इसमें शामिल नहीं होना चाहता। अमेरिका ने बिल्कुल बोल दिया है जो पूरी तरीके से इज़राइल के साथ खड़ा है, और न केवल अमेरिका परंतु और भी पश्चिम यूरोप के जो देश हैं, बहुतों ने ये कहा है जो वो इज़राइल के साथ खड़े हैं, और इज़राइल को पूरा अधिकार है अपनी सुरक्षा के लिए अगर वो ईरान के ऊपर हमला करता है। परंतु उन्होंने एक रेड लाइन ड्रॉ कर दी है, जो आप वहां की जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर आप अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि ये रेड लाइन ड्रॉ होगी पूरी तरीके से, फिर ईरान इसमें बीच में आ जाएगा, शामिल हो जाएगा। और ये भी हो सकता है जो ईरान के साथ कुछ और देश हैं, रूस का आपने देखा है, रूस अभी वहां पर रूस के प्रधानमंत्री गए थे, तेहरान में थे, और क्या उनमें बात हुई है, क्या सप्लाईज दी जा रही हैं, रूस से ईरान को दी जा रही हैं, ईरान से हुतीज को दी जा रही हैं, तो इसका जो दायरा है वो कहीं और ज्यादा बढ़ सकता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा उसके पास, ईरान के पास पूरा अधिकार है जो अपनी सुरक्षा के लिए वो इजराइल के पास पूरा अधिकार है जो अपनी सुरक्षा के लिए वो ईरान के विरुद्ध कार्रवाई करे, परंतु ये इसके जो उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर वो अटैक नहीं करे। अदरवाइज जब भी ऐसे हालात हुए हैं तो अमेरिका ने, यूके ने, ग्रेट ब्रिटेन ने, सब ने ईरान का साथ दिया है, और अब वहां पर इलेक्शन भी हो रहा है अमेरिका में, तो इसीलिए अमेरिका ये नहीं चाहता, राष्ट्रपति जो बाइडेन ये नहीं चाहते जो इस युद्ध का दायरा और बढ़ा जाए। अभिषेक, इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि हुती विद्रोहियों ने यह दावा किया है कि इजराइल के मध्य में ड्रोन से हमला किया गया है, और ये उनका दावा है कि तेल अवीव में ड्रोन से निशाने पर कामयाब हमला किया गया है। ये हुती विद्रोहियों की ओर से दावा आया है। जेके त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेके त्रिपाठी जी, आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से लगातार ये दायरा फैलता जा रहा है, अब ईरान और इजराइल बिल्कुल आमने सामने हैं, ये इंतज़ार किया जा रहा है कि इजराइल की ओर से क्या जवाबी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये स्पष्ट कर दिया गया था इजराइल ने कि वो इसका जवाब जरूर देगा। अखिलेश जी, सबसे पहले धन्यवाद मुझे अपने चैनल के थ्रू और दर्शकों से जोड़ने के लिए। जहां तक ये इसके दायरे, युद्ध के दायरे के फैलने की बात है, मैं नहीं समझता कि निकट भविष्य में ये इतना फैल जाएगा कि विश्व युद्ध का रूप ले लेगा, क्योंकि विश्व युद्ध ऐसे नहीं होते। आखिरी विश्व युद्ध जब हुआ था तो वो एक न्यूक्लियर बम के हिरोशिमा और एक के नागासाकी पे गिरने पर खत्म हो गया था। अब तो जहां इतने सारे देश हैं जो कि न्यूक्लियर पावर हैं, इजराइल है, और ईरान के बारे में कहा जाता है कि ईरान लगभग न्यूक्लियर पावर है, उसके पास 93% उसने एनरिचमेंट कर लिया। इसीलिए जो बाइडेन इजराइल को संयम बरतने की सलाह दे रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट पर ना हमला किया जाए, क्योंकि अगर न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट पे हमला होता है तो ये सिर्फ इसके लिए 5000 या 2000 या 4000 न्यूक्लियर बम की जरूरत नहीं होती। एक इधर से और एक उधर से, उसी में काफी कुछ खात्मा हो जाता है। और इससे जो रेडिएशन होंगे, आप ये सोचिए कि देखिए कि ईरान के पास नारंज में यूरेनियम 238 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और यूरेनियम 238 का हाफ लाइफ पीरियड 7.5 मिलियन ईयर्स होता है। इसका मतलब कि अगर वहां पर कुछ हुआ और रेडिएशन फैला तो न सिर्फ ईरान बल्कि इराक, इजराइल, सारा मध्य पूर्व और एशिया के भी कई देश इसकी चपेट में आ जाएंगे। तो इसीलिए सारे कुछ सहायता देने के बावजूद और ये कहने के बावजूद कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, अमेरिका यही कह रहा है कि न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट पे हमला न किया जाए। जी। रही बात ये कि इससे और दायरा बढ़ने की, तो देखिए मध्य पूर्व में कितने दिनों के बाद आज एक रिएक्शन आया। पहले शाह फैसल ने बहुत हल्का सा माइल्ड सा रिएक्शन दिया था, तुर्की ने कुछ कहा था, लेकिन आज मध्य पूर्व में इतने दिनों के बाद जो है जीसीसी का रिएक्शन आया है कि उन्होंने इजराइल का साथ देने की बात की है। इजराइल के साथ कहा है कि हम सहयोग करेंगे। ये सहयोग अभी किस स्तर पर होगा ये पता नहीं है। अभी भी इजिप्ट जैसे देशों से कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं आया है। तो ये सहयोग, इससे पहले कि अमली जामा इसको पहनाया जाए, मेरे ख्याल से अमेरिका की शाह पर इजराइल लेबनान में फतेह हासिल कर लेगा, और उसके बाद जो भी सरकार आएगी अमेरिका में अगली, वो शायद
इसका श्रेय लेगी कि देखिए हमने इजराइल का युद्ध समाप्त करवा दिया। जी अभी अशोक जी, आपके पास आना चाहूँगा। ये एक बात जो कही जा रही थी कि इजराइल ने जिस तरह से हिजबुल्लाह पर और हमास की लीडरशिप पर हमला किया, उनको ख़त्म किया, उसके बाद ईरान पर दबाव था कि वो इसका जवाब दे, लेकिन अब जबकि ईरान ने जवाब दे दिया है इजराइल पर हमला करके, तो क्या अब इजराइल के ऊपर भी वैसे ही दबाव होगा? क्योंकि जो मुख्य प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर भी घरेलू तौर पर भी काफ़ी दबाव है। 1 साल होने जा रहा है इस पूरे हमले को लेकर के। जी देखिए, 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो आपने कहा 1 साल होने जा रहा है 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ, जी बिल्कुल ठीक बात है। और उसमें मैं कहूंगा जो इजराइल का इंटरनेशनल पोजीशन था, रेपुटेशन था, जो बिल्कुल उनकी जो मोसाद है, इंटेलिजेंस सर्विस है, उसको कोई भेद नहीं सकता, उस पर बहुत धक्का लगा था। परंतु जो उन्होंने इस 1 साल में कामयाबी पाई है, एक तो हमास को करीब करीब 70-75% एकदम उसका खात्मा कर दिया, और पिछले 2-3 सप्ताह में जो कुछ उन्होंने किया है, इस्माइल हानिये को खत्म किया है, नसरल्ला को खत्म किया, जो उनके ये वॉकी टॉकीज और जो पेजर वहां पर बॉम्ब्स किए वगैरह वगैरह, तो उससे मैं समझता हूं मोसाद ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना जो वर्चस्व था, अपना जो इमेज था, उसको काफी हद तक रिडीम करने में वो कामयाब रहे हैं। दूसरी बात है जो मैं समझता हूं, ये अब जो इजराइल कर रहे हैं वो 1 बाय 1 किए जा रहे हैं, जो यकीनन उनके ऊपर भी जोर है जो उसका वो जवाब दिया जाए। परंतु मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा आपके देखने वालों को, जो अप्रैल में भी ऐसा ही हालात हुए थे। अप्रैल में 300 प्रोजेक्टाइल्स दागी गई थी ईरान की तरफ से, परंतु जो इजराइल की तरफ से हमला था बिल्कुल प्रोफॉर्मा था, क्योंकि दोनों देशों में कोई नहीं चाहता था जो इसका दायरा और ज्यादा बढ़ाया जाए। और मैं समझता हूं अभी तक क्योंकि इजराइल ने इसका जवाब नहीं दिया है, 36 घंटे हो चुके हैं, इसका जवाब नहीं दिया है, तो उसके ऊपर या तो दबाव है जो आप इसका अगर जवाब देंगे तो दीजिए, परंतु इतना ज्यादा भयानक और विध्वंसक जवाब मत दीजिएगा। तो शायद इजराइल वही करेगा, क्योंकि आपने भी बताया है जो इजराइल में कुछ इतना खास नुकसान नहीं हुआ है। एक पैलेस्टीनियन आदमी मारा गया है वेस्ट बैंक में जो स्ट्रैपलिन से मरा है, और 2 इनके इजरायली घायल हुए हैं। तो जवाब आएगा, परंतु शायद इतना भयानक, इतना दुष्प्रभाव वाला जवाब नहीं होगा। तो जवाब आएगा, लेकिन किस तरह का जवाब होगा, ये सब की नजर इसी बात पर लगी है। अशोक जी शुक्रिया आपका। त्रिपाठी जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।